नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित कुछ एक दो प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में आए थे। और इस प्रकार से हम रोज़ एक या दो प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, उसको याद करेंगे, ताकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या उत्तर प्रदेश पीसीएस के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनका अभ्यास होता रहे। और फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स और प्रश्न पूछने का तरीका, उसका उत्तर लेखन का तरीका, इन सब का लगातार अभ्यास बना रहे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला पर एक टिप्पणी लिखिए। मुग़ल कालीन स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मीन्स होता है आर्किटेक्चरल जो आर्ट है उसको कहते हैं स्थापत्य कला। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, या फोर्ट्स हो गए, किला या मकबरा हो गया, तो इन सब को कहा जाता है स्थापत्य कला। तो मुग़ल काल में जो भी स्थापत्य कला था उसमें मुख्य रूप से देखें तो जैसे मकबरा है कई सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर ने बनवाया था अपने पिता का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तो ये भी स्थापत्य कला का एक नमूना है। और शाहजहाँ ने बनवाया था, बहुत सारा बिल्डिंग बनवाया, जैसे ताजमहल बनवाया, दिल्ली में लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। तो ऐसे जो भी बिल्डिंग्स थे वो सारे स्थापत्य कला के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। और फिर बात करें तो अकबर की, तो आगरा के पास में फ़तेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बसाया था, और फ़तेहपुर सीकरी में उसने आगरा फोर्ट यानी कि आगरा का किला का निर्माण करवाया था। और आगरा के किले के अंदर में बहुत सारे प्रकार के बिल्डिंग्स बनवाए, जैसे पंचमहल, जोधाबाई का महल। और फिर अकबर का जो बेटा आया जहांगीर, तो उसने भी कई सारे उसमें बिल्डिंग्स अलग से बनवाए थे। तो देखा जाए तो अकबर उसमें मुग़ल के जो एम्पायर है उसमें, तो जो पहला उसका शासक था बाबर, तो उसने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं, क्योंकि 1526 में भारत में आया था। तो 1526 में आया, 1530 में मर गया। तो 4 सालों में वो भारत में कोई स्थापत्य कला या इस प्रकार का काम जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है उसको किया नहीं था। उसका बेटा हुमायूं जो था, बाबर का बेटा, वो 1530 में जब गद्दी पर बैठा अपने पिता के मृत्यु के बाद में, तो 1530 से 40 तक तो रहा। लेकिन 1539 में एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है चौसा का युद्ध, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, चौसा का युद्ध। और फिर उसमें हार गया था हुमायूं। और अगले ही साल 1540 में एक और युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है कन्नौज का युद्ध, उसमें भी हुमायूं की हार हो गई थी। तो ऐसे में हुमायूं चला गया था पर्सिया, ईरान भाग गया था। फिर वहाँ पर रहा, 15 सालों तक रहा वहाँ पर। फिर 1555 में पर्सिया यानी ईरान के राजा जो शाह थे वहाँ के, तो उनका सहयोग पाया। करीब 14,000 सोल्जर्स हुमायूं को प्रोवाइड किया पर्सिया के शाह ने कि जाओ फिर से विजय स्थापित करो जो दिल्ली पर शेर शाह सूरी बैठा हुआ है। क्योंकि अच्छा, शेर शाह सूरी जो है वो 1540 से लेकर के 1545 तक 5 सालों तक रहा था। लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो उत्तराधिकारी आया था वो 1545 से लेकर के 1555 तक था, लेकिन वो एक कमज़ोर उत्तराधिकारी था। और 1555 में जब 14,000 सैनिकों को लेकर के वो भारत में प्रवेश किया, तो पहले तो काबुल पे कब्जा किया, फिर काबुल, कांधार, लाहौर, दिल्ली, आगरा, ऐसे कब्जा करते करते वो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1555-56 के आसपास में वो दिल्ली में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के वो भारत में कोई कंस्ट्रक्टिव काम बहुत ज़्यादा नहीं करवाया था, छोटा मोटा काम करवाया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिखाई पड़ता है। फिर आता है उसका बेटा अकबर। अकबर के बारे में बताया कि वो आगरा फोर्ट बनवाया था, फ़तेहपुर सीकरी नाम का शहर को बसाया था। तो ऐसे उसने काम किए थे। फिर जहांगीर आया, तो उसने भी आगरा फोर्ट में कुछ काम करवा दिए थे। उसके बाद में फिर शेर शाह जो है, शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ, तो उसने तो बहुत सारे काम किए बिल्डिंग्स, स्थापत्य कला के मामले में उसका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। फिर कला के क्षेत्र में योगदान माना जाता है जहांगीर का, उसने कला के क्षेत्र में काम किया था, लेकिन स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम नहीं किया था बहुत ज़्यादा। फिर
औरंगज़ेब की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को बनवाने में या कला के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में, इन सब जो आर्ट्स वाली चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। उसका लगातार यही प्रयास था कि कैसे भारत के अधिकतम क्षेत्रों पर उसका शासन स्थापित हो सके और वो दक्षिण भारत में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता रहा और उसी में उसकी मृत्यु हो गई 1707 में। और 1707 में औरंगज़ेब के मरने के बाद में जो भी करीब 1707 से लेकर के 1757 के बीच में करीब 10 राजा आए गए, जैसे मोहम्मद शाह हो गए, बहुत सारे ऐसे राजा आए गए, फ़र्रुखसियर हो गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाए क्योंकि लगातार अंग्रेज़ों का प्रभाव भी बढ़ रहा था और जो औरंगज़ेब के बाद में जो भी मुग़ल शासक आए थे उनकी जो सत्ता है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा नहीं हुआ करते थे वो सारे। और मोहम्मद शाह के समय में ही दो आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण। एक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1748 में और एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। तो ऐसे दो बड़े बड़े आक्रमण हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारा धन संपदा को लूटा, कुछ बिल्डिंग्स को उसने डिस्ट्रॉय किया, दिल्ली के बहुत सारे धन को लूटा, तो बड़ा नुकसान किया था। ऐसे अहमद शाह अब्दाली आया था तो उसने बहुत सारा नुकसान किया था। तो ये था मोटी मोटा उसका अब खाका। अब देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका डिस्कशन करें। तो मुग़ल स्थापत्य अकबर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अब देखिए एक एक लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसको याद करने का प्रयास करेंगे कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला पर एक टिप्पणी लिखना है। मुग़ल स्थापत्य अकबर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इसके पूर्ववर्ती शासक बाबर एवं हुमायूं स्थापत्य पर कोई छाप नहीं छोड़ सके थे। मुग़ल काल में बाबर भारतीय निर्माण कला के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। जो भवन उसने दिल्ली और आगरा में देखे वे उसे अच्छे नहीं लगे थे। देखिए बाबर ने जो भारत में देखे बिल्डिंग्स, उसको वो अच्छा नहीं लगा था। नहीं, भारत के जो स्टाइल है, जो इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो उसको पसंद नहीं आया था क्योंकि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें जाल जो होते हैं, नेट, वो बनाने की परंपरा होती है और जो आर्केस होते हैं, आर्क्स या आर्चेस जो होते हैं जिसको चाप कहा जाता है, वो बनाने की परंपरा है। खिड़कियाँ जालीदार बनाने की परंपरा है। तो ये सारे जो एक होता है शब्द कि जैसे कोई दीवार है तो दीवार में नीचे से 3 फुट 4 फुट की ऊंचाई तक नक्काशीदार वो करते हैं, पिएट्रा ड्यूरा बनाने की जो परंपरा है, तो ये सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर में अच्छा माना जाता है। तो वो उसी परंपरा से प्रेरित रहा होगा। तो भारत का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो उसको पसंद नहीं आया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। यानी मुग़ल काल में बाबर भारतीय निर्माण कला के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। जो भवन उसने दिल्ली और आगरा में देखे वे उसे अच्छे नहीं लगे। इसके द्वारा बनवाए गए 2 भवन जो वर्तमान समय में भी मौजूद हैं, ये भवन है पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद। अब देखिए ये बाबर ने 2 काम किए हैं, एक है पानीपत की मस्जिद और दूसरा संभल की मस्जिद। फिर से इसके बारे में पढ़ें कि मुग़ल काल में बाबर भारतीय निर्माण कला के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। जो भवन उसने दिल्ली और आगरा में देखे वे उसे अच्छे नहीं लगे। इसके द्वारा बनवाए गए 2 भवन जो वर्तमान काल में भी मौजूद हैं, ये भवन है पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद। पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद बनवाया था बाबर ने, पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद। ठीक है, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, वो भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इसी के बाद में ही भारत में मुग़ल सत्ता का आरंभ हुआ था और लोदी वंश का समाप्ति हुआ था। तो पानीपत से हम याद कर सकते हैं कि पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद 2 बनवाया था बाबर ने। तो शुरुआती ये रही। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं अपने अंतिम जीवन काल तथा सिंहासन प्राप्ति के संग्राम में लगा रहा, जिसके कारण वह अपना ध्यान भवन बनाने की ओर न लगा सका। परंतु फिर भी उसके द्वारा दिल्ली में दीन पनाह का महल, क्या दिल्ली में दीन पनाह का महल और फतेहाबाद की मस्जिद हिसार में बनवाई। देखिए ये 2 काम करवाया हुमायूं ने, क्योंकि ये अपने शासनकाल में भी भारत में लगातार युद्ध में लगा रहा था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी 2 भवन जो इसके द्वारा बनवाए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं
दिल्ली में दीन पनाह का महल, दिल्ली में दीन पनाह का महल और फ़तेहाबाद की मस्जिद हिसार में बनवाई। फिर से बाबर का याद करें तो बाबर का है पानीपत का मस्जिद और संभल का मस्जिद। हुमायूं का है दिल्ली में दीन पनाह का महल, दिल्ली में दीन पनाह का महल और फ़तेहाबाद की मस्जिद, फ़तेहाबाद की मस्जिद। दिल्ली में दीन पनाह का महल और फ़तेहाबाद में की मस्जिद बनवाया था हुमायूं ने। फिर अकबर कालीन स्थापत्य, अकबर ने अनेक भवन बनवाए। अकबर के भवनों पर हिंदू और ईरानी दोनों कलाओं की छाप है। अकबर के कुछ सर्वोत्तम भवन फतेहपुर सीकरी में हैं। इनमें सबसे अद्भुत तथा उत्कृष्ट भवन है विशालकाय बुलंद दरवाज़ा। देखिए विशालकाय बुलंद दरवाज़ा ये बनवाया था अकबर ने, जो इसने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो पहला बुलंद दरवाज़ा जो इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और भारत में इसने जो भी बिल्डिंग्स बनवाए हैं वो भारतीय कला और ईरानी कला दोनों का मिला जुला रूप देखा जा सकता है। तो पहला है विशालकाय बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। वहाँ एक और प्रभावशाली भवन है जामाए मस्जिद, जामाए मस्जिद जिसे फ़तेहपुर की शान का नाम दिया जाता है। जामाए मस्जिद, अच्छा एक है जामा मस्जिद और एक है जामाए मस्जिद। तो जामाए मस्जिद बनवाया था अकबर ने जो कि फ़तेहपुर सीकरी में है और फ़तेहपुर की शान इसको कहा जाता है। परंतु सीकरी के मुग़ल भवनों में सबसे अद्भुत है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो ये फ़तेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने लाल एवं बलुआ पत्थर से करवाया था, जिस पर जहांगीर ने अपने शासनकाल में बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर लगवाया। फिर से क्या क्या काम करवाया? तो पहला विशालकाय बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में था। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा जामाए मस्जिद बनवाया फ़तेहपुर सीकरी में, ये दूसरा हो गया जामाए मस्जिद। परंतु सीकरी के मुग़ल भवनों में सबसे अद्भुत है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि है फ़तेहपुर सीकरी में। तो ये हो गया तीसरा। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा के बारे में बात करें तो इस मकबरे का निर्माण अकबर ने लाल और बलुआ पत्थर, लाल एवं बलुआ पत्थर से करवाया था, जिस पर जहांगीर ने अपने शासनकाल में बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर लगवाया। तो पहला विशालकाय बुलंद दरवाज़ा, दूसरा जामाए मस्जिद, तीसरा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इस मकबरे को वर्तमान समय में भी भवन कला के सुंदरतम नमूनों में से एक माना जाता है। यह मकबरा आगरा के ताजमहल एवं इत्मादुद्दौला, कौन सा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि फ़तेहपुर सीकरी में पड़ता है। यह मकबरा आगरा के ताजमहल एवं इत्मादुद्दौला के मकबरे के बराबर स्थान रखता है। फ़तेहपुर सीकरी के अन्य भवन जो हैं वो हैं क्या क्या? यानी कि जो आगरा फोर्ट है, आगरा का किला, उसके अंदर में जो जो बिल्डिंग है उनमें हैं बीरबल का घर, आमेर की राजकुमारी का घर, तुर्की सुल्तान का महल और दीवाने खास। फिर से आगरा फोर्ट के अंदर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें एक है बीरबल का घर, आमेर की राजकुमारी का घर, तुर्की सुल्तान का महल और दीवाने खास। तो ये एक क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।